देखते रहिए हेल्थ इज लाइफ 99 न्यूज चैनल पर। अस्सलाम वालेकुम। चैनल 99 पर प्रोग्राम है हेल्थ इज लाइफ और मैं हूं यासिर अब्बास। जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि जहां कहीं भी होंगे बखैर आफियत होंगे और साथ ही साथ अपनी ज़िंदगी भरपूर अंदाज से गुजार रहे होंगे। नाज़रीन, आज हमने जिस मौजू का इंतखाब किया है वो इंतहाई अहम मौजू है, क्योंकि आज हम बात करेंगे सेल्फ मेडिकेशन और इसमें हमने जिन दो अहम तरीन मौज़ूआत का इंतखाब किया है वो है बैक पेन और ब्रेन ट्यूमर्स। इन पर गुफ्तगू के लिए आज हमने मदऊ किया है हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन, बेनज़ीर ट्रॉमा सेंटर एंड सिविल हॉस्पिटल कराची। तो आइए दोस्तों, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला और हमें इज़्ज़त बख्शी और हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। डॉक्टर साहब, ये पूछना चाहूँगा कि एक आम फहम शख्स कैसे समझ सकता है कि सेल्फ मेडिकेशन है क्या? इस बारे में ये है कि अगर कोई भी मेडिसन जो बगैर किसी स्पेशलिस्ट की कंसल्ट के यूज़ की जाए तो उसको जो है वो सेल्फ मेडिकेशन कहता है। इसके अंदर वो मेडिकेशंस भी आ जाती हैं कि अगर आप किसी वजह से किसी डॉक्टर को दिखाने के लिए गए और उसने एक प्रिस्क्रिप्शन आपको लिख कर दी, उसके बाद आपको जो है वो प्रॉब्लम अगर दोबारा होता है तो आप कंसल्ट किए बगैर उसी दवाई को बार बार मल्टीपल टाइम यूज़ करते हैं, ये कहलाती है सेल्फ मेडिकेशन। ठीक। अच्छा, तो डॉक्टर साहब, बिलखुसूस अगर बात की जाए बैक पेन के हवाले से, तो आपने भी यकीनन इसका बहुत ज़्यादा जो है कि रुझान देखा होगा कि नॉर्मली पेशेंट्स जो हैं वो पेन किलर पे बहुत ज़्यादा इक्तफ़ा करते हैं और कई बार तो ऐसा होता है कि जब उन्हें एक दवा याद हो जाती है तो ना सिर्फ खुद इस्तेमाल करते रहते हैं बल्कि दूसरों को बताते रहते हैं कि यार तुम भी यही इस्तेमाल करो। तो इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, बैक पेन जो है वो हमारी फील्ड का एक ऐसा मर्ज़ है जो बहुत मुश्किल होता है बसा औकात उसको ट्रीट करना, क्योंकि उसकी बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं बैक पेन के, जिसमें सबसे कॉमन जो हमारी सोसाइटी के अंदर है वो जो है प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क या डीजनरेटिव स्पाइन डिजीज़ होती है। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं। तो ये जो पेशेंट होते हैं, जो पेन के पेशेंट होते हैं, बेसिकली चाहे कोई भी पेन हो, चाहे बैक पेन हो, चाहे लिम्ब का पेन हो, चाहे वो हेडेक हो, ये ऐसी बीमारियां होती हैं कि अगर पेशेंट बार बार पेन के अंदर होता है तो ही इज़ मोर प्रोन टू सेल्फ मेडिकेट देन द अदर पॉपुलेशन जो दूसरी बीमारियों के अंदर मुब्तला होती है। तो इसलिए जो है वो बैक पेन के मरीज़ जो होते हैं वो बेसिकली ज़्यादातर सेल्फ मेडिकेट करते हैं एज़ कम्पेयर टू दूसरी डिजीज़ के जो आम तौर के ऊपर जो है जैसे खांसी, नज़ला, ज़ुकाम वगैरह है, उसके मुकाबले में पेन का पेशेंट जो है वो ज़्यादा सेल्फ मेडिकेट करता है, क्योंकि वो कंटिन्यूस जो है वो एक एगनी में रहता है और उसकी वजह से जो है उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ मुतासिर हो रही होती है। तो ये जो है वो बाज़ औक़ात पेन किलर्स की एक चॉइस होती है। कुछ पेन किलर होते हैं सेफ़ होते हैं, कुछ पेन किलर होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत कॉमन ड्रग हमारी सेल्फ मेडिकेशन में लोग यूज़ करते हैं जिसका नाम है डाइक्लोफिनेक सोडियम, जो मुख्तलिफ ब्रांड नेम से आती है। सही। तो लोग जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं विदाउट नोइंग देयर साइड इफ़ेक्ट। ये नहीं जानते कि इसकी वजह से जो है वो उनकी किडनी जो है वो मुतासिर हो रही है। ऐसे पेशेंट बहुत बार जो है वो गुर्दे के वार्ड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, गुर्दों के फेलियर की वजह से, रीनल फेलियर की वजह से, और बहुत सारे पेशेंट इस वजह से जो है वो छोटी आंत के अंदर सुराख हो जाने की वजह से भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये इस हद तक ख़तरनाक होता है, लेकिन मरीज़ चूँकि एक्सपर्ट से कंसल्ट वक्त में नहीं करता तो ये नुकसान उसको उठाना पड़ जाता है बाज़ औक़ात। इसलिए जो है वो सेल्फ मेडिकेशन एक बहुत ही नुकसानदेह चीज़ है और इसकी एसोसिएशन पेन वाले मरीज़ों में, चाहे वो हेडेक का पेन हो चाहे वो बैकएक हो, उसमें ज़्यादा होता है। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, साथ ही साथ एक बहुत अहम बात आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि नॉर्मली जब हम नुस्खा जात में देखते हैं, यानी जिसे हम प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं, तो मोस्ट ऑफ इट जो है वो कंसल्टेंट या सर्जन्स जो हैं वो मल्टीपल पेन किलर्स लिख के दे देते हैं। तो आप इस बात को किस नज़र से देखते हैं? देखिए, जब कंसल्टेंट एक अगर आपको मल्टीपल पेन किलर लिख के दे रहा होता है तो वो आपको हमेशा ये ज़रूर कहेगा कि इतने दिन के बाद जो है वो आप मुझे फॉलोअप करवाएं, और उसके जहन में ये होता है कि भाई इसके ये साइड इफ़ेक्ट है, उसको टेपर करना है। जैसे कि डाइक्लोफिनेक सोडियम की अभी हमने एग्जांपल दी, तो पेन की मेडिसिन तो वो है ना, वो यूज़ तो होती है ना, अब वो उसको मिसयूज़ करेगा तो नुकसान उठाएगा।
तो जो एक स्पेशलिस्ट होता है उसे पता होता है कि वो कौन सी मेडिकेशन दे रहा है, उसके क्या साइड इफ़ेक्ट उसके जहन में होने चाहिए और उसको कब उसको जो है वो बंद करना है। बाज़ औक़ात हमें मल्टीपल पेन किलर में पेशेंट्स को रखना पड़ता है, जो खासकर क्रॉनिक पेन के पेशेंट्स होते हैं, उनकी पेन मैनेजमेंट सिंगल ड्रग के ऊपर थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है। अच्छा। तो उस वजह से जो है वो मल्टीपल पेन किलर बसा औक़ात हमें देने पड़ते हैं। अच्छा, तो डॉक्टर साहब इसी बात को अगर आगे बढ़ाया जाए, लेकिन अगर कुछ कंसल्टेंट्स जो हैं, अगर बार-बार या बहुत लंबे टर्म के लिए अगर मल्टीपल पेन किलर्स यूज़ की जाएँ, तो क्या उसका भी नुकसान है? इसके अंदर देखें चॉइस ऑफ ड्रग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने डाइक्लोफिरिक सोडियम की एग्जांपल बार-बार मैं इसीलिए दे रहा हूँ कि ये एक बहुत कॉमन यूज़ होने वाली ड्रग है, जी, वरना जी, और वैसे भी तो ऐसी बहुत सारी हैं, नेप्रोक्सेन बहुत सारी सोडियम है, ठीक है, इसके अलावा बिल्कुल, बाकी हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसलिए मैं बार ऐसा ना हो डाइक्लोफिरिक वाले मुझसे केस कर हाँ, दें। डाइक्लो ये का बात वजह है। मैं जो है वो बार-बार इसलिए रेफ़रेंस दे रहा हूँ कि बहुत कॉमन ड्रग है हमारे ऐसा माशरे ही के है। अंदर यूज़ होने में। तो उसके थ्रेशोल्ड ऑफ द साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा है, ठीक है? अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी आपसे पूछना चाहूँगा कि कई ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं कि जिन्हें मल्टीपल पेन किलर्स प्रिस्क्राइब की जाती हैं, तो आप इस बात को किस नज़र से देखते हैं? बाज़ औक़ात जो क्रॉनिक पेन होता है उसके अंदर नीड पड़ जाती है मल्टीपल पेन किलर यूज़ करने की, लेकिन उसको भी जो है वो एक सुपरविज़न के अंदर यूज़ करना चाहिए और ये कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी है कि वो उसको पेन के वीएएस स्कोर जो होता है, विजुअल एनालॉग स्कोर होता है और डिफरेंट स्कोर्स होते हैं पेन के, उसके हिसाब से पेशेंट को फॉलो करके और एज सून एज पॉसिबल इसको मिनिमाइज़ करें। मल्टीपल ड्रग्स ऑब्वियसली मल्टीपल साइड इफ़ेक्ट और ड्रग इंटरेक्शन का चांसेस बढ़ा देती है। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम बात करते हैं ख़ास तौर पर मतलब जैसे अभी हम कमर के मौज़ू पर हैं, तो आपने क्या देखा है कि इससे नॉर्मली मेल ज़्यादा मुतासिर हैं या फीमेल ज़्यादा मुतासिर हैं? मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो ये है कि फ़ीमेल पेशेंट्स जो हैं वो ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होती हैं और मेल जो है वो वाला तबका ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, जो मेहनत मशक्क़त वाला जो काम करता है वो ज़्यादा इन्वॉल्व होता है इसके अंदर। फीमेल के अंदर जो है वो बैक पेन जो होता है, मैंने ये नोटिस किया है यूजुअली, हो सकता है किसी का एक्सपीरियंस इससे डिफरेंट हो, लेकिन मैंने ये यूजुअली नोटिस किया है कि उनको मैकेनिकल बैक पेन ज़्यादा होता है रेदर देन बैक पेन ड्यू टू द नर्व कंप्रेशन या जो है वो शियाटिका जिसको हम आम ज़बान में लेमैन टर्मिनोलॉजी में मशहूर है, वो फीमेल्स के अंदर जो है वो निस्बतन कम होता है मेल्स के मुकाबले में, लेकिन मैकेनिकल बैक पेन फीमेल्स में ज़्यादा होता है। उसके मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। एक तो हमारे यहाँ पे जो है फीमेल का इतना एक्सपोजर नहीं है आउटसाइड द एनवायरनमेंट, धूप के अंदर जाना नहीं है। फिर काले रंग का बुर्के का इस्तेमाल जो है वो हमारे यहाँ बहुत कॉमन है, जो कि सनलाइट की एब्जॉर्प्शन उस तरीके से होने नहीं देता। और फिर हमारे यहाँ पर जो फीड करवाती हैं हमारी मदर्स, उनकी डाइट का ख्याल नहीं रखा जाता, तो कैल्शियम विटामिन डी के प्रॉब्लम्स और फिर वो जो है वो लीड करते हैं वियर एंड टियर और स्पाइन के डिफरेंट प्रॉब्लम्स के साथ, जिसकी वजह से मैकेनिकल बैक पेन और डीजनरेटिव स्पाइन डिजीज़ ज़्यादा होती है। जबकि जो मेल पेशेंट हमारे होते हैं ज़्यादातर, उनके अंदर एज़ कम्पेयर टू द फीमेल पॉपुलेशन विटामिन D3 और ये सारे प्रॉब्लम निस्बतन कम होते हैं। और उसके अंदर जो है वो ज़्यादातर मैंने देखा है कि वो हर्निएटेड डिस्क या उसके साथ आते हैं, जो कि ज़्यादातर एसोसिएशन होती है वेट लिफ्टिंग के साथ। वो जो हमारे वेट लिफ्टर्स हैं या मजदूर तबका है, उनके अंदर ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने ये भी देखा है कि कई अफ़राद जो हैं, अब आप ही इस बात की इस्लाह फरमाएंगे कि ये ठीक है या नहीं। कई लोगों को मैंने देखा है कि अगर पूरा बदन दर्द कर रहा है या अगर कमर में दर्द है, तो मोस्ट ऑफ इट जो है वो सर दर्द को भगाने वाली जो आजकल बड़ी मशहूर एक दवा है, तो उसका इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। तो आया कि सर क्या उसमें भी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं कि वो एज अ पेन किलर काम कर सके? देखिए पेन किलर्स जो होती है ना, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो एक ही होता है, चाहे वो सर का दर्द हो, चाहे वो लिम्ब का पेन हो, चाहे वो बैक पेन हो। तो जो पेट दर्द के अलावा जितने भी दर्द है, यूजुअली पेन किलर्स एक ही मैकेनिज्म पे काम करती है। तो कुछ ओवर द काउंटर ड्रग्स होती हैं जिसको OTC कहते हैं। तो अगर सर में दर्द हो रहा है, एक आध गोली ले ली अगर उसने मेडिकल स्टोर से, OTC जो होती है, तो उसमें तो कोई मुज़ायका नहीं है। बट सेल्फ मेडिकेशन हार्मफुल कब होती है? जब आप उसको एक प्रोलॉन्ग हैबिट बना ले। एक बंदा है 6 महीने से सर दर्द हो रहा है, रोज़ जो है वो पैरासीटामोल लेता जा रहा है, तो वो हो सकता है उसको आगे चल के नुकसान दे दे। एक आध गोली से शायद उसको उस तरीके का नुकसान ना हो, बल्कि
पूरी दुनिया के अंदर जो पैरासीटामोल है वो ओवर द काउंटर जो है वो रिकमेंडेड है कि अगर आपको सर दर्द हो रहा है तो आप एक आध टैबलेट ले सकते हैं इस तो तरीके सर से। अगर कमर की दर्द के हवाले से डॉक्टर साहब अगर इसको प्रोलॉन्ग लिया जाए तो? प्रोलॉन्ग लेना तो मैं ये कह रहा हूँ ना कि वो अंडर द कंसल्ट ऑफ द स्पेशलिस्ट होना चाहिए। बाकी अगर कभी आपको पेन हो रहा है, आपने एक टैबलेट ले ली, सही हो गया और इसके बाद दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ रही, इट्स फाइन, इसमें कोई मुजायका नहीं है। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, ख़ास तौर पर अगर मिसाल के तौर पर हम बात करते हैं पेन किलर के हवाले से, या इसके अलावा जैसे हम बैक पेन जो कि हमारा आज का टॉपिक है, और सेल्फ मेडिकेशन के हवाले से, तो आप क्या समझते हैं डॉक्टर साहब कि ये प्रैक्टिस जो है इसको ख़त्म करने के लिए आगाही कितनी ज़रूरी है? बिल्कुल आगाही की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लोग जो है वो सेल्फ मेडिकेशन के नुकसानात को बिल्कुल भी जो है वो खातिर में नहीं लाते। मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, हमारे एक बहुत करीबी जानने वाले थे, मैं उस वक्त जो है वो मेडिकल कॉलेज के अंदर था। सो शी इज़ हैविंग बैक पेन फॉर अ लॉन्ग टाइम पेशेंट, और वो जो है वो जाके एक ब्रांड की एक स्पेसिफिक ड्रग जो है वो लेके यूज़ करती रहती थी। और इसके उनके बेटा मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तो उसके मुताबिक वो 9 साल से वो जो है वो टैबलेट लेती जा रही है। देन शी सडनली फेल इल, और एमरजेंसी में जब लैंड हुई तो पता चला कि किडनी जो है वो फेल हो चुकी है। तो दिस इज़ टू मच डेंजरस। शॉर्ट टर्म में आपको ऐसा लगता है कि कोई वो नहीं, आराम भी आ जाएगा, शॉर्ट टर्म में आपको लगेगा कोई नुकसान नींद नहीं भी आ है। जाती है। बिल्कुल। और जो है वो कहते हैं कि डॉक्टर को क्या पैसे देने, जाओ यहाँ पर से दवाई वाले से ले लो मेडिसिन और यूज़ कर लो। तो लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर जो है वो आपकी हेल्थ को नुकसान पहुँचाते हैं। अच्छा। इसके साथ मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा कि हमारे पास जो डॉक्टर हजरात हैं, उनकी तरफ से भी थोड़ी सी इस हवाले से प्रैक्टिस की, माल प्रैक्टिस तो नहीं कहूँगा मैं उसको, लेकिन थोड़ी सी कोताही है कि वो उसको इतना ज़्यादा डिस्करेज नहीं करते। ये स्पेशली जनरल फिजिशियन लेवल के ऊपर जो है ना ये चीज़ें होनी चाहिए कि जो सेल्फ मेडिकेशन के नुकसान को आगाह करना और ये सारी चीज़ें एक फैमिली मेडिसिन के डॉक्टर का काम है, जो कि हमारे यहाँ पे जनरल फिजिशियन के तौर पे प्रैक्टिस करते हैं। अनफॉर्चुनेटली बेचारा जनरल फिजिशियन जो है वो अपनी ओपीडी बचाने के चक्कर में मरीज़ की इंस्ट्रक्शन के ऊपर अमल कर रहा होता है। मैंने भी कुछ ऐसा जीपी ओपीडी की है, तो मैं मरीज़ों की साइकी से वाकिफ़ हूँ। पेशेंट आता है, कहता है डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगा दो। जी अच्छा, ऐसे ही। बास तो आते हैं वो डायरेक्ट कहते हैं कि मुझे डेक्सा लगा दो। डेक्सा इज़ अ वेरी हार्मफुल इन अ लॉन्ग टर्म। तो वो बेचारे जो है मरीज़ किसी और के पास ना चले जाए, लूज़ ना हो जाए, मेरी ओपीडी बन जाए, इस चक्कर में बाज़ औक़ात जो है हमारे बाज़ जीपी इसकी केयर नहीं करते। लेकिन मेरा ये ख़्याल है कि एज़ अ डॉक्टर हमें जो है वो अपनी इस चीज़ों से हट कर, रिस्क देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है, बेशक। तो हमें इस चीज़ों से हट कर हमारी जो पॉपुलेशन है उसको एजुकेट करने की ज़रूरत है। अगर हर जीपी अपनी पॉपुलेशन को एजुकेट करेगा तो एक वक्त आएगा कि ये जो मसाइल हमारी कम्युनिटी में जो खुद से क्रिएट कर रहे हैं हमारी पॉपुलेशन, वो ख़त्म हो जाएंगे। बैक एक के बाद चूँकि हमारा टॉपिक है ट्यूमर्स के हवाले से, ब्रेन ट्यूमर्स के हवाले से, और चूँकि ये बहुत एक ख़तरनाक मर्ज़ भी है, तो आप क्या समझते हैं कि ब्रेन ट्यूमर्स के पेशेंट्स अगर सेल्फ मेडिकेशन पे जाएंगे तो वो उनके लिए कितना नुकसान? डायग्नोज होने के बाद तो उमूमी तौर पे हमारी पॉपुलेशन सेल्फ मेडिकेट नहीं करती है इस फील्ड के अंदर, तो मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। लेकिन इससे पहले का जो मरहला होता है डायग्नोसिस तक का, क्योंकि इसकी जो अलामात में अंदर सबसे कॉमन अलामत होती है सर दर्द, हेडेक। वही बात आ जाती है कि पेन अगर होता है पेशेंट सेल्फ मेडिकेट करता है, तो ये पेशेंट जो है वो बहुत प्रोलॉन्ग अरसे तक जो है वो सेल्फ मेडिकेट करते रहते हैं। इसीलिए हमारी रिकमेंडेशन ये है जो सोसाइटी है उसकी तरफ से कि अगर कोई भी आपको हेडेक मुस्तकिल 6 महीने तक तंग करता है तो यू शुड एटलीस्ट विजिट अ स्पेशलिस्ट एंड एटलीस्ट गेट अ स्कैन, ताकि अगर कोई मसला है तो बर वक्त पता चल जाए। सिटी स्कैन? हेडेक सिटी स्कैन, एमआरआई स्कैन वो आपको स्पेशलिस्ट गाइड करेगा खुद ही, क्योंकि हेडेक जो है वो एक बहुत वास्ट सिम्टम है जो कि बहुत सारी डिजीज़ का सिम्टम होता है। इसके अंदर जो है वो बात साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, उसकी वजह से भी हेडेक होता है। साइनोसाइटिस है, उसकी वजह से भी हो सकता है। इसी तरह जो है वो एयर के प्रॉब्लम्स है, उसकी वजह से भी हेडेक हो सकता है। आई के प्रॉब्लम्स की वजह से भी हो सकता है, और इट्स सेल्फ ट्यूमर्स की वजह से भी हो सकता है।
और एक जो है वो माइग्रेन बहुत कॉमन हेडेक है। जी जी। लेकिन कोई भी हेडेक अगर आपको इतना प्रोलॉन्ग तंग कर रहा है 3 महीने तक 6 महीने तक, तो आपको जो है वो इसके बारे में ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए और सेल्फ मेडिकेशन से इसमें अवॉइड करना चाहिए। इसी तरीके से हमारे यहाँ पर ख़वातीन जो हैं वो OCPs माने हमल दवाइयाँ इस्तेमाल करती हैं, तो वो भी जो है वो गायनेकोलॉजिस्ट के साथ जो है वो मशवरा करके और वो बिल्कुल जो है वो सुपरविज़न में यूज़ करनी चाहिए। एटलीस्ट जो है वो ईयरली या जो है वो एटलीस्ट ईयरली उसको जो है वो फॉलो करना चाहिए गायनेकोलॉजिस्ट के साथ, क्योंकि बाज़ ट्यूमर्स ऐसे हैं जिसकी एसोसिएशंस हैं OCPs के साथ, स्पेशली ब्रेन ट्यूमर जिसमें मेनिंजियोमा आता है उसकी एसोसिएशन है। फीमेल जेंडर हाई रिस्क है उसके अंदर, और अगर OCP का यूज़ हो तो उससे जो है वो रिस्क जो है वो उसका बढ़ जाता है। तो डॉक्टर साहब, अगर रीग्रोथ के साथ अगर कोई आया है तो आया क्या उसका हल भी मतलब रीसर्जरी है या कुछ और है? अब ये डिपेंड करता है कि ये रीग्रोथ का स्टेज किस तरीके से नौयत का है। पेशेंट का अपना जो है वो स्कोर एक हम यूज़ करते हैं ट्यूमर सर्जरी से पहले, उसको कहते हैं KPS स्कोर उसका कितना है, उसकी जो है वो पेशेंट की फंक्शनल आउटपुट कितना है अपने हिसाब से। तो ये सारी चीज़ें फिर उस पर डिपेंड करती है कि आइदर हम दोबारा सर्जरी की तरफ जाएं या हम उसको रेडियो की तरफ भेजें या कीमो भेजें। और बाज़ औक़ात केसेस इतने एडवांस हो जाते हैं कि इसके अंदर फिर हम कुछ भी नहीं कर पाते और हमें फिर जो है वो पेशेंट को कॉन्सेंट करना पड़ता है कि हम बहुत कुछ नहीं कर सकते, और अटेंडेंट को कहते हैं कि बस आप खिदमत करें और अल्लाह से दुआ करें। तो ये भी इसका एक नुकसान होता है प्रॉपर फॉलो ना होने की वजह से। ठीक। अच्छा, तो डॉक्टर साहब साथ साथ ये भी आपसे पूछना चाहूँगा कि सेल्फ मेडिकेशन के हवाले से अगर बात की जाए रिगार्डिंग ट्यूमर्स, अगर मिसाल के तौर पे उसको सर में अगर दर्द हो रहा है और है उसका ट्यूमर ही, और वो उसको डायग्नोज नहीं करवाता, सिर्फ दर्द रफ़ा गोलियाँ लेता रहता है, तो आया कि उससे ट्यूमर के बढ़ने का भी खदशा है? ट्यूमर तो अपनी स्पीड पे खुद ही बढ़ रहा है ना, लेकिन डायग्नोसिस डिले हो रहा है उसका, उसकी वजह से। ये वो पेन एक सिम्टम उसको जो मिल रहा है वो उस पर इन्वेस्टिगेट नहीं हो रहा और वो पेन किलर्स लेके आगे बढ़ता जा रहा है। तो अल्टीमेटली ट्यूमर अपनी जो स्पीड है उस पर ग्रो करेगा और एडवांस स्टेज पे या साइज़ के अंदर बढ़ता हुआ जाएगा। और फिर वो यूजुअली पेशेंट ऐसा हमने देखे हैं कि सालों से पेन किलर्स पे पेशेंट चलते हुए आ रहे हैं, और फिर अचानक से एक बार फिट्स हुए, पेशेंट प्रेजेंट किया, CT स्कैन करवाया तो मेनिंजियोमा निकल आया। तो ये जो सेल्फ मेडिकेशन होती है उसका ये भी नुकसान एक यहाँ ब्रेन ट्यूमर के केसेस के अंदर ये है कि डायग्नोसिस डिले हो जाता है आपका, और डायग्नोसिस डिले होता है तो जाहिर सी बात है जो जितने भी कैंसर्स हैं जितना लेट डायग्नोज होंगे उसका आउटकम उतना बुरा हो जाता है। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, चूँकि हम इस वक्त प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में दाखिल हो चुके हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि कुछ सवालात आपकी ज़ाती ज़िंदगी से मुतालिक भी किए जाएँ। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि इसी शोबे का इंतखाब क्यों किया आपने? पता नहीं, बचपन से तो ये था कि डॉक्टर बनना है, क्योंकि हमारे जो बचपन गुजरा है उसके अंदर डॉक्टर को एक जो है वो बहुत ही रिस्पेक्टेबल उसमें देखा जाता था। फिर 1999 के अंदर मेरे वाले साहब को हार्ट अटैक हुआ था, और उसके अंदर जो है डॉक्टरों ने ऑलमोस्ट जो है वो कह दिया था कि दुआ करें शायद ना बच पाएँ। तो फिर वहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं उनकी मेहनत मैंने देखी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर भी, और मैं जो है वो बड़ा इम्प्रेस हुआ था, और मैंने सोचा था कि मैं कार्डियोलॉजिस्ट बनूंगा उस वक्त। अच्छा अच्छा। फिर उसके बाद ज़िंदगी आगे लेके जाती रही। जब मेडिकल कॉलेज में एडमिशन अल्हम्दुलिल्लाह हो गया और हम सेकंड ईयर में पहुँचे, तो न्यूरो एनाटॉमी और न्यूरो फिजियोलॉजी ने बड़ा जो है वो फैसिनेट किया, और ब्रेन से जो है वो एक समझेंगे एक ऐसी दुनिया समझ आई कि हर चीज़ का सर्किट जाके ब्रेन में लगा हुआ है। ऐसा ही। तो फिर जो है वो इंटरेस्ट चेंज हुआ कि कार्डियोलॉजी नहीं, हमें जो है वो न्यूरोसर्जरी जाना है। तब से फिर इसी कोशिश में लगे रहे कि बस किसी तरह इधर आ जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो आज यहाँ पे खड़े हुए। अच्छा सर, जाते जाते मैं चाहूँगा कि एक ख़ास पैगाम जो आप हमारे व्यूवर्स को देना चाहें। पैगाम मेरा यही है, जो पूरी हमने जो बात की है और उसकी जो समरी है वो यही है कि अपने आप को सेल्फ मेडिकेशन से बचाएं। कुछ जो भी आप अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं वो अंडर द सुपरविजन ऑफ सर्टिफाइड स्पेशलिस्ट करवाएं। सेल्फ मेडिकेशन आपको शॉर्ट टर्म में फ़ायदा दे सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर आपको बड़े नुकसान के अंदर मुब्तला कर सकती है।
डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, एक बार फिर इंतहाई मशकूर, इंतहाई ममनून कि आपने वक्त दिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जी हाँ नाज़रीन, ये थे डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही साथ एक अपील कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी दबाइए ताकि हमारा हर नया नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। अपने मेज़बान यासिर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।